हेलो विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 विज्ञान सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 4 दहन और ज्वाला। सबसे पहले देखो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, दहन क्या होती है, ज्वाला क्या है। और इसमें सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं, देखो हम घर पर, उद्योग में और वाहनों को चलाने के लिए विभिन्न प्रकार के ईंधन का उपयोग विविध प्रयोजन के लिए करते हैं। क्या आप अपने घरों में प्रयुक्त होने वाले कुछ ईंधनों के नाम बता सकते हैं? व्यापार और उद्योग में उपयोग होने वाले कुछ ईंधनों के नाम बताइए। मोटर गाड़ियाँ चलाने में कौन से ईंधन काम में आते हैं? आपकी सूची में सम्मिलित ईंधन होंगे जैसे गोबर है, लकड़ी है, कोयला है, कास्ट कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस जो सीएनजी है आदि है। आप मोमबत्ती के जलाने से परिचित हैं। मोमबत्ती के जलाने और कोयले ईंधन के जलने में क्या अंतर है? शायद आपका अनुमान सही था। मोमबत्ती जलाने के साथ जलती है, ज्वाला के साथ जलती है, जबकि कोयला नहीं। इसलिए इसी प्रकार आप अनेक ऐसे पदार्थ पाएंगे जो बिना ज्वाला के जलते हैं। आइए जलने के रासायनिक प्रक्रम और इस प्रक्रम में उत्पन्न ज्वाला के प्रारूप का अध्ययन करें। सबसे पहले पढ़ेंगे ज्वाला क्या है। तो देखो क्लास 7 में आपने जो मैग्नीशियम पट्टी की दहन की क्रियाकलाप का स्मरण कीजिए। हमने देखा था कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और ऊष्मा का तथा प्रकाश उत्पन्न करते हैं। इसी प्रकार का क्रियाकलाप हम एक कास्ट कोयले का टुकड़ा लेकर कर सकते हैं। कास्ट कोयले के टुकड़े को संडासी से पकड़कर एक मोमबत्ती अथवा बुसेन बर्नर की ज्वाला के निकट लाइए। आप क्या देखते हैं? हम पाते हैं कि कास्ट कोयला वायु में जलता है और हम जानते हैं कि कास्ट कोयला वायु में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड और ऊष्मा और प्रकाश देता है। ये देखो, जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो उसमें देखो श्वेत प्रकाश के साथ क्या है, जो सफ़ेद धुआं निकलता है, जो आपको दिखाई दे रहा है चित्र में। इसके हाथ में ये देखो, यहाँ से संडासी है जो इसे पकड़ रखा है। अब देखो रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर उत्पाद देते हैं उन्हें दहन कहते हैं, और जिस पदार्थ का दहन होता है वह दहाई कहलाता है। तो देखो सबसे इम्पोर्टेंट पहले परिभाषा हो जाएगी दहन की। रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है उसे दहन कहते हैं, और जिस पदार्थ का दहन होता है वह दहाई कहलाता है। ठीक है, अब आगे देखो, और इससे ही हम क्या कहते हैं, ईंधन भी कहते हैं दहाई को। ईंधन ठोस, द्रव और गैस हो सकता है। कभी कभी दहन के समय ज्वाला के रूप में अथवा एक लो के रूप में प्रकाश भी उत्पन्न होता है। ऊपर दी गई रासायनिक अभिक्रिया में मैग्नीशियम और कास्ट कोयला दहाई पदार्थ हैं। ठीक है, जो ऊपर जो मैग्नीशियम और कास्ट कोयला ये जो दहाई पदार्थ हैं, ईंधन ने। अब आगे देखो, एक क्रियाकलाप दे रखा है जिसमें क्या है, हमें क्या करना है। स्ट्रॉ, माचिस की तीलियाँ, मिट्टी का तेल, कागज़, लोहे के कीलें, पत्थर के टुकड़े, शीशा आदि कुछ पदार्थ इकट्ठे करिए और अपने शिक्षक की देख रेख में इन पदार्थों को एक एक करके जलाइए। यदि पदार्थ जलता है तो उसे दहाई दिखाइए, अन्यथा उन्हें अदहाई दिखाना है। ठीक है, देखो ये सब पदार्थ के नाम दे रखे हैं। तो हमें सबसे पहले देखो, जो लकड़ी है वो क्या है, जल सकती है, इसलिए ये कौन सा पदार्थ है, दहाई है। कागज़ भी जल सकता है, इसलिए ये दहाई है। जबकि लोहे की कील क्या है, अदहाई है। मिट्टी का तेल क्या है, वो दहाई है। पत्थर का टुकड़ा क्या है, अदहाई है। उसके बाद स्ट्रॉ को भी हम जला सकते हैं, ये इसलिए दहाई है। कास्ट कोयला भी क्या है, दहाई है। माचिस की तीली भी क्या है, दहाई है। और जबकि कांच क्या है, अदहाई। अब देखो, क्या आप कुछ और पदार्थों के नाम बता सकते हैं जो दहाई हैं? आप सारणी 4.1 में जोड़ सकते हैं। आइए इन परिस्थितियों का पता लगाएं जिसमें दहन होता है। तो क्रियाकलाप 2 में देखो, सावधानीपूर्वक क्या करना है, हमें एक जलती हुई मोमबत्ती को पकड़ते समय सावधानी क्या रखनी है। देखो, एक जलती हुई मोमबत्ती को मेज के ऊपर रखना है और कांच की चिमनी को मोमबत्ती के ऊपर लकड़ी के 2 टुकड़ों की सहायता से इस प्रकार रखिए कि जैसे चित्र में दे रखा है 1, 2 और 3, जिसमें दहन के लिए वायु की आवश्यकता का पता लगाना है। जिसमें देखो वायु की जो चिमनी के प्रवेश होता है, तो चित्र 1 में दे रखा है, जैसे ये 2 टुकड़े रखे हैं और बीच में जो वायु के प्रवेश के लिए जगह है। ठीक है, उसके बाद देखिए ज्वाला, देखिए कि ज्वाला को क्या होता है। अब लकड़ी के गुटके हटा कर चिमनी को मेज पर टिका दीजिए और पुनः ज्वाला को देखिए। अंत में एक कांच की प्लेट चिमनी के ऊपर रख दीजिए। ज्वाला को पुनः देखिए। अब देखो तीनों परिस्थितियों में क्या होता है, क्या ज्वाला कंपन करती हुई बुझती है, क्या यह कंपन करती है और धुआं देती है, क्या यह अप्रभावित चलती रहती है। क्या आप
दहन प्रक्रम में वायु की भूमिका के बारे में कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अब देखो, हमने जब पहले में जो नीचे दो लकड़ी के गुटके रखे और एक जो बेलनाकार जो हमने जो चिमनी का रूप बनाया है, जो कांच है, जिसके ऊपर देखो पहले में तो ऊपर भी खुला है, नीचे भी वायु के प्रवेश के लिए जगह, लेकिन दूसरे में इन दोनों लकड़ी के टुकड़ों को हटा दिया है और ऊपर से मुंह खुला है, और तीसरे में क्या ऊपर और नीचे दोनों तरफ से जो बंद कर दिया है जिससे वायु का प्रवेश ना हो। तो उस स्थिति में हमें तीनों में देखना है क्या परिवर्तन हो रहा है। तो देखो, जब हम पाते हैं कि दहन के लिए वायु आवश्यक है, यह ए में मोमबत्ती निर्बाध रूप से जलती रहती है, जबकि वायु चिमनी के नीचे से प्रवेश कर सकती है। और अवस्था बी में जब चिमनी के नीचे से वायु प्रवेश नहीं कर पाती तो ज्वाला में कंपन होता है और धुआं उत्पन्न होता है। अवस्था सी में ज्वाला बुझ जाती है क्योंकि उसमें वायु का प्रवेश उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो देखो, पहले में तो निर्बाध रूप से जलती रहेगी क्योंकि जो वायु आएगी वो इसके नीचे से इसमें प्रवेश करती रहेगी, लेकिन दूसरे में क्या होगा, जब मोमबत्ती के लिए जो वायु आनी चाहिए वो नीचे से नहीं आ पा रही है, तो इसके कारण ये क्या कुछ समय बाद कंपन करके बुझ जाती है। और तीसरे में क्या है, कुछ जैसे ही इसको ऊपर और नीचे दोनों तरफ से वायु का आना बंद हो जाता है तो ये पूर्ण रूप से बुझ जाती है। अब देखो आगे, अब क्रियाकलाप 3 में क्या करना है। एक लकड़ी या कोयले का जलता हुआ टुकड़ा लोहे की प्लेट या तवे पर रखिए। इसे एक कांच के जार अथवा पारदर्शक प्लास्टिक जार से ढक दीजिए। देखिए कि क्या होता है। कुछ समय बाद लकड़ी का कोयला जलना बंद हो जाता है। क्या आप सोच सकते हैं कि यह जलना बंद क्यों हो जाता है? तो आपने सुना होगा कि जब किसी व्यक्ति के वस्त्र आग पकड़ लेते हैं तो आग बुझाने के लिए व्यक्ति को कंबल से ढका जाता है। चित्र 4.3 में आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों करते हैं। तो देखो, ये देखो चित्र में दे रखा है किस प्रकार इस व्यक्ति को कंबल से ढका गया है। देखो, कंबल से लिपटे व्यक्ति में वस्त्र में आग पकड़ लेती है, इसलिए कंबल से उसको आग से बचाने के लिए ढका जाता है। तो इसमें देखो, अब अपने कुछ अनुभव का स्मरण करिए। क्या एक माचिस की तीली आपने अपने आप जल उठती है? यह किसी प्रकार जलाई जाती हैं। आपको कागज़ के टुकड़े को जलाने का अनुभव अवश्य होगा। जब जलती हुई माचिस की तीली इसके पास लाते हैं तो क्या यह जल उठता है? क्या आप लकड़ी के एक टुकड़े को जलती माचिस की तीली उसके पास ला सकते हैं कर जला सकते हैं? लकड़ी या कोयले को जलाने के लिए आपको कागज़ अथवा मिट्टी के तेल का उपयोग क्यों करना पड़ता है? क्या आपने जंगल में लगी आग के बारे में सुना है? देखो, जंगल की आग क्या है, जब गर्मियों में मौसम में बहुत अधिक गर्मी पड़ने पर कुछ स्थानों पर सूखी घास आग पकड़ लेती है और घास से ही आग पेड़ों में फैल जाती है और यह जल्द ही जल्द पूरा जंगल आग की चपेट में आ जाता है। इस प्रकार की जो आग को बुझाने का बहुत कठिन कार्य होता है। तो देखो, ये जो है जंगल में आग लगी हुई है, देख रहे हैं इस साइड में, और यहाँ पे लोग इसको आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे देखेंगे, क्या ये अनुभव आपको बताता है कि विभिन्न पदार्थ विभिन्न ताप पर आग पकड़ते हैं? वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसे ज्वलन ताप कहते हैं। तो देखो, ये परिभाषा इंपॉर्टेंट हो गई। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसका क्या है, ज्वलन ताप कहलाता है। ठीक है। आगे देखो, क्या आप बता सकते हैं कि किसी कमरे के ताप पर माचिस की तीली अपने आप आग क्यों नहीं पकड़ लेती? माचिस की तीली माचिस की डिबिया के बगल में रगड़ने पर क्यों जलती है? इसके लिए देखो, इतिहास में देखो माचिस का जो आविष्कार है किस प्रकार हुआ है। तो माचिस का इतिहास क्या बहुत पुराना है। 5,000 वर्ष से अधिक वर्ष पूर्व मिस्र में गंधक में डुबई गई चीड़ की लकड़ी को छोटे टुकड़े माचिस की तरह उपयोग में किए जाते थे और आधुनिक निरापद माचिस का आविष्कार लगभग 200 वर्ष पूर्व हुआ है। अब देखो, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट और श्वेत फास्फोरस का जो मिश्रण है कुछ गोंद और स्टार्च के साथ मिलकर उचित लकड़ी से बनी माचिस की तीली के सिरे पर लगा दिया जाता है। तो देखो, इंपॉर्टेंट हो गया, माचिस की तीली पे लगाए जाने वाले रासायनिक पदार्थ कौन कौन से? तो देखो, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड है, पोटेशियम क्लोरेट है और श्वेत फास्फोरस का मिश्रण होता है। ये तीनों जो रासायनिक पदार्थ है, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट और श्वेत फास्फेट, और इसके अलावा भी कुछ पदार्थ गोंद और स्टार्च के साथ इसे लकड़ी के ऊपर लगाया जाता है। तो ये एक चीज़ जो माचिस की तीली के रूप में इस प्रकार कार्य करती है। जब आगे देखो, जब इसे किसी खुरदरी सतह से रगड़ा जाता है तो घर्षण की ऊष्मा के कारण श्वेत फास्फोरस प्रज्वलित हो उठता है तथा इससे माचिस की तीली का दहन प्रारंभ हो जाता था। परंतु श्वेत फास्फोरस माचिस उद्योग में काम करने वाले और माचिस का उपयोग करने वाले दोनों के लिए खतरनाक सिद्ध हुआ। आजकल निरापद माचिस के सिरे पर केवल एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट लगा रहता है और इसे रगड़ने सतह पर चूर्णित कांच थोड़ा सा या लाल फास्फोरस लगा देते हैं जो कम खतरनाक होता है। जब माचिस की तीली को खुरदी
सतह पर रगड़ते हैं तो कुछ लाल फास्फोरस श्वेत फास्फोरस से परिवर्तित हो जाता है। देखो अब आधुनिक समय में क्या है, माचिस के सिरे पर क्या लगाया जाता है, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोराइड लगाया जाता है और कुछ मात्रा इसमें क्या होती है, लाल फास्फोरस की। और जब इसे खुरदरी सतह पर रगड़ा जाता है तो जो लाल फास्फोरस और श्वेत फास्फोरस में परिवर्तित हो जाता है और यह परंतु माचिस की तीली के सिरे पर लगे पोटेशियम क्लोराइड से अभिक्रिया कर पर्याप्त ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, जिससे एंटीमनी ट्राइसल्फाइड का दहन प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार एक माचिस की तीली कार्य करती है। ठीक है, अब आगे देखो, हमने पाया कि दहन पदार्थ तब तक आग नहीं पकड़ सकता, जल नहीं सकता जब तक उसका तापमान उसके ज्वलन ताप से कम होता है। आप अपने कभी भोजन पकाने वाले तेल को आग पकड़ते देखा है? जब तलने वाला बर्तन लंबे समय तक जलते हुए स्टोव पर रखा रहता है, कमरे के ताप पर मिट्टी का तेल और लकड़ी अपने आप आग नहीं पकड़ते, परंतु यदि मिट्टी के तेल को थोड़ा गर्म कर दे तो वह आग पकड़ लेता है। क्या इसका ज्वाला ताप लकड़ी के ज्वलन ताप से कम है? क्या इसका अर्थ है कि मिट्टी के तेल के रखने में हमें विशेष सावधानी बरतनी होगी? निम्नलिखित क्रियाकलाप प्रदर्शित करता है कि किसी पदार्थ के दहन के लिए उसका ताप उसके ज्वलन ताप तक पहुंचना आवश्यक है। इसके लिए क्रियाकलाप भी दे रखा है। क्रियाकलाप 4 देखो, सावधानीपूर्वक मोमबत्ती जलाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, एक कागज़ के 2 कीप तैयार करने और इनमें से एक कप में 50 ml जल भर डाल दिए और दोनों कपों को अलग अलग मोमबत्ती पर गर्म करना है। क्या आप देखते हैं कि देखो, एक में तो हमें क्या कीप के आकार में कागज़ को मोड़ देना और उसमें जल भर देना, और दूसरे में क्या है, उसमें खाली कीप के आकार के जो कागज़ है उसको भी ज्वाला के या मोमबत्ती की लो के ऊपर रखना है। और जब इन दोनों को जलाया जाता है तो जो कागज़ है जिसमें पानी नहीं है वो जल्दी जलता है किसकी तुलना में, जिसमें जल पाया जाता है उसकी तुलना में। तो आप देखेंगे कि कागज़ के खाली कप का क्या होता है, जल युक्त कागज़ के कप का क्या होता है, और क्या इस कप का गर्म हो जाता है। तो इसके लिए देखो, यदि हम कप को गर्म करना जारी रखें तो हम कागज़ के कप में भी जल को उबाल सकते हैं। क्या आप इस परिघटना का कोई स्पष्टीकरण सोच सकते हैं? कागज़ के कप को दी जाने वाली ऊष्मा चालन द्वारा जल में चली जाती है और अंततः जल की उपस्थिति में ताप कागज़ के ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच पाता, इसलिए वह जलता नहीं है। जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है और जो ज्वाला के साथ सफलतापूर्वक आग पकड़ लेते हैं, उन्हें ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। ज्वलनशील पदार्थ के उदाहरण है पेट्रोल, अल्कोहल और द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG। अब देखो इम्पोर्टेंट है, देखो जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है और जो ज्वाला के साथ सफलतापूर्वक आग पकड़ लेते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। और ज्वलनशील पदार्थ क्या होते हैं, उनके उदाहरण देखो, पेट्रोल हो गया, अल्कोहल है या द्रवित पेट्रोलियम गैस है, ये चीज़ सभी पेट्रोलियम जो है जो ज्वलनशील पदार्थ के उदाहरण हैं। आगे देखो, क्या आप कुछ और ज्वलनशील पदार्थ की सूची बना सकते हैं? अब देखो, हम आग का नियंत्रण कैसे कर पाते हैं? तो इसके लिए आप देखा होगा, आपने घरों, दुकानों और कारखानों में आग लगते देखा या सुना होगा। यदि आपने इस विचार को कोई दुर्घटना देखी है तो उसका संक्षिप्त विवरण आप अपनी नोटबुक में लिखिए। यह अनुभव अपने कक्षा के साथियों के साथ भी बांटिए। उन क्षेत्रों भी अग्नि सेवक के टेलीफोन नंबर का पता लगाइए। यदि आपके पड़ोस के घर में आग लग जाए तो सबसे पहले अग्निशामक सेवा की सूची कीजिए। अब देखो ये देखो चित्र है, फायरमैन द्वारा क्या किया जा रहा है, जल का प्रेशर से इसके ज्वाला के ऊपर या आग के ऊपर बुझाने की कोशिश की जा रही है। तो इसमें देखो क्या है, आपने अपने नगर में फायर ब्रिगेड स्टेशन, जब फायर ब्रिगेड आती हैं तो वह क्या करती हैं, वह आग पर जल डालती हैं। जब ज्वलनशील पदार्थ को ठंडा करता है जिससे उनके ज्वलन ताप से कम हो जाता है। ऐसा करने से आग का फैलाव रुक जाता है। जल वाष्प ज्वलनशील पदार्थ को घेर लेता है जिससे वायु की आपूर्ति बंद हो जाती है और आग बुझ जाती है। आपने पढ़ा है कि आग उत्पन्न करने के लिए 3 आवश्यकताएं होती हैं। क्या आप इन आवश्यकताओं की सूची बना सकते हैं? ये आवश्यकताएं हैं ईंधन, वायु, ऑक्सीजन की आपूर्ति और ऊष्मा। ईंधन का तापमान जिसके ज्वलन ताप से अधिक करने हेतु। तो 3 आवश्यकताएं होती है किसी भी वस्तु को जलाने के लिए। तो ये 3 आवश्यकताएं कौन कौन सी है? ईंधन है, ईंधन के अलावा ऑक्सीजन, और तीसरी है ऊष्मा, ईंधन के ताप उसके ताप से अधिक हेतु। अब देखो, इनमें से एक या अधिक आवश्यकताओं को हटाकर आग को नियंत्रित किया जा सकता है। आग बुझाने वाले का कार्य वायु का प्रवाह काटना या ईंधन का ताप कम करना या दोनों होते हैं। ध्यान दीजिए कि अधिकांश स्थितियों में ईंधन को हटाया नहीं जा सकता। उदाहरण के लिए, यदि किसी भवन में आग लगती है तो संपूर्ण भवन ही ईंधन होता है। देखो, अग्निशामक यंत्र क्या होता है, तो इसकी कुछ जानकारी यहाँ दे रखी है। जैसे ये जो है अग्निशामक यंत्र का ही एक
उदाहरण है जिसमें दे रखा है, जब आपने कभी स्कूलों में या घरों में या फिर कहीं जहाँ भी बैंक है वहाँ पे ये लगे हुए ज़रूर देखे होंगे अग्निशामक सिलेंडर। तो इसमें कैसे कार्य करते हैं आइए। तो देखो इसमें जल सबसे अधिक प्रचलित अग्निशामक है, परंतु जल तभी कार्य कर पाता है जब लकड़ी और कागज़ जैसी वस्तुओं में आग लगी हो। यदि विद्युत उपकरणों में आग लगी हो तो जल विद्युत का चालन कर सकता है और आग बुझाने वाले को हानि हो सकती है। और तेल और पेट्रोल में लगी आग बुझाने हेतु भी जल का उपयोग उचित नहीं होता। क्या आपको याद है कि जल तेल से भारी होता है, अतः जल तेल के नीचे तल जला जाता है और तेल ऊपर जलता रहता है। विद्युत उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 सबसे अच्छा अग्निशामक है। ऑक्सीजन से भारी होने के कारण CO2 आग को कंबल की तरह लपेट लेती है। इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है, अतः आग पर नियंत्रण हो जाता है। CO2 का अतिरिक्त लाभ यह है कि सामान्यतः यह विद्युत उपकरणों को कोई हानि नहीं पहुंचाती। हमें कार्बन डाइऑक्साइड की आपूर्ति कहाँ से मिलती है? उच्च दाब पर द्रव से के रूप में सिलेंडरों में भरी जा सकती हैं। LPG किस रूप में सिलेंडर में रखी जाती हैं? सिलेंडर से छोड़ जाने वाली CO2 बहुत अधिक फैलती है और ठंडी हो जाती है, अतः यह न केवल आग के चारों ओर घेरती है बल्कि ईंधन के ताप को भी नीचे ले जाती है। इसलिए यह अति उत्तम अग्निशामक है। CO2 प्राप्त करने का एक दूसरा तरीका सोडियम बाइकार्बोनेट जो बेकिंग सोडा है, पोटेशियम बाइकार्बोनेट जैसे रसायनों के पाउडर का भी भारी मात्रा में छिड़काव है। आग के निकट इन पदार्थों के बहुत सी कार्बन डाई गैस निकलती हैं और जो आग बुझा सकती है। अगर यह अग्निशामक यंत्र नहीं हो तो उसकी जगह दूसरा तरीका है CO2 प्राप्त करने का। सबसे पहले सोडियम बाइकार्बोनेट जो बेकिंग सोडा है या फिर पोटेशियम बाइकार्बोनेट जैसे रसायनिक पाउडर का भारी मात्रा में छिड़काव करना चाहिए, जिससे भी उसके चारों ओर ऑक्सीजन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न हो जाती है, जिससे आग पर बुझाया जा सकता है। अब आगे देखो दहन के प्रकार क्या है। एक जलती हुई माचिस की तीली अथवा गैस लाइटर को गैस स्टोव से निकट लाइए। स्वयं गैस स्टोव का उपयोग ना कीजिए। अपने माता पिता को सहायता के लिए कहिए। गैस स्टोव की घुंडी नाव घुमाओ, गैस चालू कर दीजिए। आप क्या देखते हैं? हम पाते हैं कि गैस तेज़ी से जलने लगती हैं तथा ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करती हैं। इस प्रकार का दहन तीव्र दहन कहलाता है। इंपॉर्टेंट करो इसमें देखो क्या है तीव्र दहन क्या है। गैस तेज़ी से जलने लगती हैं तथा ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करती है और इस प्रकार का दहन तीव्र दहन कहलाता है। फास्फोरस जैसे कुछ पदार्थ जो कमरे के ताप पर वायु में जल उठता है, इस प्रकार का दहन जिसमें पदार्थ बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के अचानक लपटों के साथ जल उठता है उसे स्वतः दहन कहते हैं। स्वतः दहन क्या है? तो देखो इस प्रकार का दहन जिसमें पदार्थ बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के अचानक लपटों के साथ जल उठता है उसे हम क्या कहते हैं? स्वतः दहन कहते हैं। तो देखो कोयले की खानों में कोयले की धूल के स्वतः दहन से कई बार खतरनाक अग्निकांड हो चुके हैं। जंगल के स्वतः अग्निकांड की कभी अधिक गर्मी के कारण होते हैं, कभी आकाश से बिजली गिरने से होते हैं, परंतु जंगल में आग अधिकतर मनुष्य की लापरवाही से ही लगती है। जंगल में यदि आप पिकनिक और शिविर में जाते हैं तो कैंप फायर का आयोजन करते हैं तो स्थान छोड़ने से पूर्व आग को पूर्णतया बुझाना आवश्यक, याद रखिए। आगे देखो हम त्योहारों पर अक्सर आतिशबाजी करते हैं। जब पटाखों को जलाते हैं तो एक आकस्मिक अभिक्रिया होने से ऊष्मा और प्रकाश और ध्वनि पैदा होती है। अभिक्रिया में बिना गैस बड़ी मात्रा में निकलती है। इस प्रकार अभिक्रिया विस्फोटक कहलाती है। पटाखे पर दबाव डालने पर भी विस्फोट हो जा सकता है। आगे देखो ज्वाला। LPG ज्वाला का परीक्षण कीजिए। आप ज्वाला का रंग बता सकते हैं। एक मोमबत्ती की ज्वाला का रंग कैसा होता है? कक्षा 7 में रिबिन के जलाने से के अपने अनुभव को याद कीजिए। यदि आपको 4.2 में शेष वस्तुओं को जलाने का अनुभव किया हो तो आप उन्हें अब कर सकते हैं। अपने परीक्षण रिकॉर्ड कीजिए और सारणी में रखिए कि पदार्थ ज्वाला देता है या नहीं। अब देखो इस सारणी में दे रखा है, जैसे मोमबत्ती ज्वाला देती है, रिबिन भी देती है, कपूर भी देती है, और मिट्टी के तेल वाला स्टोव है वो भी ज्वाला देता है, और लकड़ी का कोयला वो ज्वाला नहीं देता है। ठीक है, अब देखो आगे मोमबत्ती और रसोई गैस की स्टोव की ज्वाला का रंग भी देखो दोनों में अलग है। इसमें जो वाइट है येलो कलर का, जबकि ये ब्लू नीले कलर की दिखाई दे रही है। अब देखो मिट्टी के तेल के लैंप, मोमबत्ती और बूंद से बर्नर की ज्वाला की लैंप भी देख सकते हैं। तीनों के अंदर भी क्या दिखाई दे रहा है अंतर, इसको भी आप एक मोमबत्ती को देख सकते हैं। अब देखो अकंपित ज्वाला के अदीप्त क्षेत्र जोन में प्रवेश करा दीजिए और कांच की नली दूसरे सिरे के निकट एक जलती हुई माचिस की तीली लाइए। क्या आप कुछ समय पश्चात ज्वाला उत्पन्न होती हैं? यदि ऐसा है तो वह क्या है जो ज्वाला उत्पन्न करते हैं? ध्यान दीजिए कि गर्म बत्ती के पास का मोम जल्द पिघल जाता है। देखो दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होते हैं वे ज्वाला का निर्माण करते हैं।
उदाहरण के लिए मिट्टी का तेल है, पिघलती हुई मोमबत्ती के साथ ऊपर उठती हैं और दहन के समय वाष्पित होकर जो ज्वाला का निर्माण करते हैं। इसके विपरीत लकड़ी का कोयला वाष्पित नहीं होता है और कोई ज्वाला नहीं देता। क्रियाकलाप 4.5 में क्या कांच की नली से बाहर निकली हुई ज्वाला मोमबत्ती का वाष्प या ज्वाला उत्पन्न होने का कारण हो सकता है। जब मोमबत्ती की ज्वाला स्थिर हो तो आप ज्वाला के दीप्त क्षेत्र में एक ईंधन कांच की प्लेट स्लाइड प्रविष्ट करिए। आकृति 4.11 उसे संडासी से लगभग 10 सेकंड तक पकड़े रखिए, फिर उसे हटा लीजिए। आप क्या देखते हैं? कांच की प्लेट स्लाइड पर एक गोल काला वलय बन गया है। यह ज्वाला के दीप्त क्षेत्र में उपस्थित बिना जले कार्बन कणों के जमाव को दर्शाता है। जो ये भाग है, जब हम स्लाइड को मोमबत्ती के ऊपर रखते हैं तो ये जो काला पदार्थ है वो क्या है? कार्बनिक कण है जो बिना जले इस पर चिपक गए। और ये एक पतले लंबे तार को लगभग 30 सेकंड तक ज्वाला के अदीप्त क्षेत्र में पकड़ कर रखिए। ध्यान दीजिए कि तार का भाग जो ज्वाला के कुछ ही बाहर है यह रक्त हो जाता है। यह क्या दर्शाता है कि ज्वाला के अदीप्त क्षेत्र का ताप बहुत अधिक है। वास्तव में ज्वाला का यह भाग सबसे अधिक गर्म होता है। सोने और चांदी को पिघलाने के लिए सुनार धातु की फूंकनी में से ज्वाला के सबसे बाहरी भाग को उस पर फूंकते हैं। वे ज्वाला के सबसे बाहरी भाग का उपयोग क्यों करते हैं? तो देखो, ये जो सबसे पहले जो मोमबत्ती की ज्वाला के विभिन्न भाग कौन कौन से? जो मोमबत्ती है इसका जो मध्य भाग है, ये वाला भाग जहाँ पे लो जली, ये क्या बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक कोल या आंतरिक भाग जो काला होता है, ये सबसे क्या कम गर्म होता है। उसके बाद ये जो मध्य भाग है, जो आंशिक दहन वाला मध्य भाग है, जो पीला भाग है, ये क्या है? कम गर्म होता है। और जबकि पूर्ण दहन वाला बाहरी क्षेत्र जो नीला भाग है वो क्या है? सबसे गर्म भाग होता है सबसे। और ये आपको दिखाया गया है कि जो भाग अदीप्त है, जो ज्वाला के पास वाला भाग है, उस पर जो सुनार है क्या करता है? अपनी फूंकनी की सहायता से फूंक मारता है धातु की फूंकनी से। अब देखो ईंधन क्या है। याद कीजिए कि घरेलू और औद्योगिक उपयोग से संबंधित ऊष्मा ऊर्जा के प्रमुख स्रोत लकड़ी, कोयला, काष्ठ कोयला, पेट्रोल, मिट्टी का तेल आदि हैं। ये सभी क्या है? ईंधन कहलाते हैं। तो इम्पोर्टेंट है ईंधन क्या है। तो जो घरेलू और औद्योगिक क्षेत्र उद्योगों से संबंधित ऊष्मा ऊर्जा के प्रमुख स्रोत लकड़ी, काष्ठ कोयला, पेट्रोल, मिट्टी का तेल आदि ये पदार्थ ईंधन कहलाते हैं। और आगे देखो, अच्छा ईंधन वह है जो सहज उपलब्ध हो जाता है, यह सस्ता होता है और वायु के सामान्य दर से सफलतापूर्वक जलता है। यह अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। यह जलने के उपरांत कोई अवांछनीय पदार्थ नहीं छोड़ता। अब देखो, संभवतः ऐसा कोई भी ईंधन नहीं है जिसे एक आदर्श ईंधन माना जा सके। हमें ऐसा ईंधन ढूंढना चाहिए जो कि विशिष्ट उपयोग की अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो। ईंधन के मूल्यों में विभिन्नता होती है। कुछ ईंधन अन्य ईंधनों की अपेक्षा सरल होते हैं। जिन ईंधनों में आप परिचित हैं उनकी सूची बनाइए। सारणी 4.3 की भांति इन्हें ठोस, द्रव और गैसीय ईंधन में वर्गीकृत कीजिए। अब देखो, गैसीय दक्षता। यदि आपसे कहा जाए कि गोबर के उपले, कोयला और एलपीजी को जलाकर पानी की एक निश्चित मात्रा को उबालें तो आप कौन से ईंधन को चुनेंगे? इसका कारण बताइए। आप अपने माता पिता की मदद ले सकते हैं। क्या ये ईंधन बराबर मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करते हैं? किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा इसका ऊष्मीय मान कहलाती है। ईंधन के ऊष्मीय मान को किलो जूल प्रति किलोग्राम केजे प्रति केजी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कुछ ईंधनों का ऊष्मीय मान सारणी में दर्शाए गए हैं। अब देखो, ऊष्मीय मान क्या है। किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा उसका ऊष्मीय मान कहलाती है। और ईंधन के ऊष्मीय मान को किलो जूल प्रति किलोग्राम मात्रा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब आगे देखो, ईंधन के जो प्रारूप है, जिसमें देखो ठोस अवस्था में जो कोयला है वो है, द्रव जो अवस्था लिक्विड में है वो मिट्टी का तेल, और जो प्राकृतिक गैस है जो एलपीजी और सीएनजी वो गैसीय ईंधन है। अब देखो कौन सी ईंधन का उसमें मान कितना है। तो सबसे पहले देखो, जो गोबर के उपले हैं उनका मान क्या है? 6000 से 8000 किलो जूल प्रति किलोग्राम है। अब देखो, लकड़ी का है 17000 से 22000 किलो जूल प्रति किलोग्राम। अब देखो, कोयले का जो है उसका जो मान है उसमें मान 25000 से 33000 केजी प्रति केजी। पेट्रोल का है 45000 और मिट्टी के तेल का भी 45 और डीजल, ये तीनों ही क्या होते हैं? सभी क्या है? पेट्रोलियम पदार्थ है। तो इन तीनों का जो उसमें मान भी एक जैसा होता है। अब देखो, मेथेन का होता है 50000, सीएनजी का होता है 50000, एलपीजी का होता है 55,000 और जैव गैस है जो 35 से 40,000 के मध्य होता है। हाइड्रोजन का होता है 1.5 लाख के पास 1,50,000। तो सबसे सर्वोत्तम अच्छा जो ईंधन है वो कौन सा होगा? हाइड्रोजन, जो क्या है 1 किलो जलाने पे हमें क्या है? कितनी ऊष्मा मिल रही है?
1,50,000, लेकिन ये हमें सभी को पास उपलब्ध नहीं हो पाता। इसको बनाना भी जैव गैस को भी बहुत कठिन होता है। तो सबसे अच्छा जो LPG गैस है जो हमारे घरों में उपयोग होती है, जो उसका जो उसमें मान होता है वो सबसे अधिक होगा। ठीक है। अब देखो ईंधन के दहन से हानिकारक उत्पाद प्राप्त होते हैं कौन कौन से हैं। जो ईंधन का बढ़ता हुआ उपयोग पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव डालता है, जैसे लकड़ी, कोयले और पेट्रोल जैसे कार्बन ईंधन बिना जले कार्बन कण छोड़ते हैं। ये सूक्ष्म कण खतरनाक प्रदूषक होते हैं जो दमा जैसे श्वास रोग उत्पन्न करते हैं। देखो सर्दियों से लकड़ी का उपयोग घरेलू और औद्योगिक ईंधन के रूप में हो रहा है, परंतु अब इस स्थान पर क्या है, कोयले और CNG LPG जैसे ईंधनों ने ले लिए। अभी भी हमारे देश के बहुत से ग्रामीण क्षेत्रों में ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग हो रहा है, क्योंकि यह आसानी से उपलब्ध और सस्ती है। परंतु लकड़ी को जलाने के से बड़ी मात्रा धुआं उत्पन्न होता है जो मनुष्य के लिए हानिकारक है और श्वसन कष्ट उत्पन्न करता है। साथ ही वृक्ष हमें बहुत सी उपयोगी वस्तुएं उपलब्ध कराते हैं जो ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करने पर हमें प्राप्त नहीं हो पाती। इसके अतिरिक्त वृक्षों की कटाई वनोन्मूलन का कारण बनती है जो पर्यावरण के लिए हानिप्रद है, जैसे आपने क्लास 7 में भी पढ़ा होगा। अब देखो आगे दूसरा कारण है इन ईंधनों का अपूर्ण दहन कार्बन मोनोऑक्साइड गैस देता है। यह अत्यंत विषैली है। बंद कमरे में कोयला जलाना खतरनाक होता है। उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड गैस से कमरे में सो रहे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। अब देखो तीसरा है कारण हानिकारक दहन का। अधिकांश ईंधनों के दहन से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक मात्रा विश्व उष्ण ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। उसके बाद बीच में देखा पर्यावरण के वातावरण की तापवृद्धि विश्व उष्णता कहलाती है। तो इंपॉर्टेंट भी लगा दो, कभी कभी प्रश्न भी पूछ लिया जाता है ग्लोबल वार्मिंग विश्व उष्णता क्या है। तो पृथ्वी के वातावरण के ताप में वृद्धि विश्व उष्णता कहलाती है। अन्य बातों के साथ साथ इससे हिम नद जो बर्फ़ पिघलने लगते समुद्र के जल स्तर बढ़ जाता है और तटीय क्षेत्र क्या है बाढ़ग्रस्त हो जाते हैं। ऐसी संभव है कि निचले स्तर वाले तटीय क्षेत्र स्थायी रूप से जलमग्न हो जाए। अब चौथा कारण है कि कोयला और डीजल के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड SO2 गैस निकलती है। यह अत्यंत दमघोटू और संक्षारण गैस है और इसके अतिरिक्त पेट्रोल इंजन नाइट्रोजन के गैसीय ऑक्साइड छोड़ते हैं। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल के रूप में अम्ल वर्षा बनाते हैं। ऐसी वर्षा अम्ल वर्षा कहलाती है जो फसलों, भवन और मृदा के लिए बहुत हानिकारक होती है। अब देखो मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल और पेट्रोल का स्थान अब CNG संपीड़ित प्राकृतिक गैस ले रही है, क्योंकि CNG सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड का उत्पाद अल्प मात्रा में करती है और CNG एक अच्छा स्वच्छ ईंधन है। अब देखो इस पार्ट से हमने क्या क्या सीखा है। तो सबसे पहले देखो हमने क्या सीखा, जो पदार्थ वायु में जलते हैं वो क्या दाह्य कहलाते हैं। दहन के लिए ऑक्सीजन वायु में आवश्यक है और दहन के प्रक्रम में ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होते हैं। ज्वलन ताप बहुत निम्न ताप होता है जिस पर दाह्य पदार्थ आग पकड़ लेते हैं। ज्वलन पदार्थ का ज्वलन ताप बहुत कम होता है। आग उत्पन्न करने हेतु आवश्यक ये एक या अधिक को हटाकर आग का नियंत्रण पाया जा सकता है। आग पर नियंत्रण पाने के लिए जल का उपयोग किया जाता है। उसके बाद देखो विद्युत उपकरणों और तेलों में लगी आग को नियंत्रण करने के लिए जल का उपयोग नहीं किया जाता। और दहन के विभिन्न प्रकार कौन कौन से, तीव्र दहन है, स्वतः दहन और विस्फोटक। अब देखो ज्वाला के 3 भिन्न क्षेत्र कौन से, अदीप्त क्षेत्र, दीप्त क्षेत्र और ज्योतिहीन क्षेत्र। अब देखो आदर्श ईंधन सस्ता, आसानी से उपलब्ध और जलने वाला आसानी से वह योग्य होता है। इसका ऊष्मीय मान उच्च होता है। यह ऐसी गैस या अवशोषक नहीं छोड़ता जो वायुमंडल को प्रदूषित करते हो। ईंधन की दक्षता और मूल्य परस्पर भिन्न हो सकते हैं। ईंधन दक्षता को ऊष्मीय मान द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जिसका मान किलो जूल प्रति किलोग्राम होता है। वायु में बिना जले कार्बन कण खतरनाक प्रदूषक होते हैं और श्वसन कष्टों को उत्पन्न करते हैं। ईंधन के अपूर्ण दहन से विषैले कार्बन मोनोऑक्साइड गैसें बनाती हैं। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बड़ी हुई मात्रा को विश्व उष्णता का कारण बताया गया है। कोयला, डीजल, पेट्रोल जैसे दहन से उत्पन्न सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड अम्ल वर्षा ऊष्मा उत्पन्न करते हैं जो फसलों, भवनों और मृदा के लिए हानिकारक होती हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हमारा जो चैप्टर नंबर 4 था दहन और ज्वाला वो पूरा हो गया। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।